हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 11। क्या नाम है बच्चों इसका? बीज गणित अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, आज हम इसका भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बीज गणित में कौन कौन सी चीज़ें आती है, हमें किन किन बातों का अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है। अब देखो बच्चों, बीज गणित क्या है? बीज गणित गणित की ही एक शाखा है। अब जब गणित पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जैसे रेखा गणित होती है वैसे ही एक बीज गणित होती है, अंक गणित होती है। तो आप पढ़ेंगे बीज गणित के बारे में। तो बच्चों, गणित की ही एक ऐसी शाखा जिसमें संख्याओं, अक्षरों, नियमों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, बीज गणित कहलाती है। बीज गणित के अंदर अक्षर भी आएंगे, संख्याएं भी आएंगी, नियम भी आएंगे और सूत्र भी आएंगे। तो जब इन सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है तो वह कौन सी गणित बनती है? बीज गणित। ठीक है बच्चों, देखो इसको एक माचिस की तिल्ली के प्रतिरूप से समझते हैं कि बीज गणित का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, हमने माचिस की तिल्लियों से एक आकृति बनाई, एल आकृति। कैसी आकृति है बच्चों? एल आकृति। तो हमें एक एल बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ी? बच्चों देखो, एक तिल्ली ये है और एक ये है। तो एक एल आकृति बनाने के लिए हमें 2 तिल्लियों की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों, अगर यहाँ एक एल है, यहाँ कितने एल है? 2 एल बने हुए हैं। तो 2 एल के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता है? देखो बच्चों, 2 एल के लिए 1 2 3 4, 2 एल के लिए 4 तिल्लियों की आवश्यकता है। 3 एल के लिए 6 तिल्लियों की आवश्यकता है। बच्चों सबको दिख रहा है, 1 एल के लिए 2 तिल्लियों की आवश्यकता है, 2 एल के लिए 4 तिल्ली, 3 एल के लिए 6 तिल्ली। तो बच्चों इनको हम एक सारणी में लिखते हैं कि किस प्रकार हमें। तो देखो बच्चों, बनाए गए एल की संख्या और आवश्यक तिल्लियों की संख्या। हमें एल बनाना है तो उसके लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ रही है? बच्चों देखो, एक एल बनाया हमने, तो एक एल के लिए देखो ऐसे और ऐसे कितनी तिल्लियों की आवश्यकता हुई? 2 तिल्लियों की। तो हमने एक एल के लिए तिल्लियों की संख्या लिख दी 2। बच्चों ध्यान से समझना, एक एल के लिए 2 तिल्लियाँ, 2 एल के लिए 4 तिल्लियाँ। ठीक है बच्चों, 3 एल के लिए 6 तिल्लियाँ। तो बच्चों ऐसे देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? देखिए, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6। ऐसे बच्चों 4 के लिए क्या आएगा फिर? अगर मैं कहूँ 4 एल बनाने हैं तो कितनी तिल्लियों की आवश्यकता हो जाएगी? देखो बच्चों, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 2 से किया 4, 3 को 2 से किया 6, तो 4 को 2 से करेंगे तो 8। तो बच्चों 4 एल बनाने के लिए 8 तिल्लियों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हमें कैसे पता चल रहा है? हमने जितने एल बनाने हैं ना, तो एल की संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं। देखो, 1 एल बनाना था तो 1 को 2 से गुणा किया 2 तिल्लियाँ, 2 एल बनाने हैं 2 को 2 से गुणा किया 4 तिल्ली, 3 एल के लिए 6 तिल्ली, 4 एल के लिए 8 तिल्ली। ऐसे बच्चों 5 एल के लिए, अगर हमें 5 एल के लिए बनाना हो तो 5 एल को 2 से गुणा कर देंगे। सभी एल की संख्याओं को 2 से गुणा करने पर हमें तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो 5 के लिए आ जाएगा 10। बच्चों समझ में आया ये चीज़? तो हमें क्या लिख सकते हैं कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या है? 2 गुणा एल की संख्या। आवश्यक तिल्लियों की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर रहे हैं बच्चों? जो एल की संख्या है उसको 2 से गुणा करके। अब बच्चों अगर हम एल की संख्या को n माने, कोई भी एक अक्षर मान सकते हैं, हमने माना n, एल की संख्या जितनी भी है उनको n मान ले, तो हमारी आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणा एल की संख्या है। अब एल की संख्या की जगह n रख देंगे, तो 2 गुणा n यानी 2n। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया कि एल बनाने के लिए प्रयुक्त आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2n के बराबर, जहां n क्या है? n है एल की संख्या। जो एल बन रहे हैं ना, उनकी संख्याओं को n द्वारा दर्शाया गया है। तो बच्चों इस प्रकार बीज गणित में हम सूत्रों का निर्माण करते हैं और उससे आगे की समस्याओं को हल किया जाता है। जैसे बच्चों अगर हमें 10 एल का बनाना हो, 10 एल का किस प्रकार बनाएंगे? तो n की जगह 10 रख देंगे, तो तिल्लियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 गुणा 10 यानी कि 20। इस प्रकार हम चाहे जितने एल के लिए तिल्लियों की संख्या निकाल सकते हैं। इस बच्चों समझ में आया सूत्र का निर्माण किस प्रकार करते हैं? अब देखो बच्चों आगे, इस प्रकार n का अलग अलग मान रखकर हम आवश्यक तिल्लियों की संख्या बता सकते हैं। अब बच्चों हमें आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए एक सूत्र पता चल गया 2n। तो अब n का अलग अलग मान रखकर हम
आवश्यक तिल्लियों की संख्या बता सकते हैं। बच्चों यहाँ देखो n बराबर 1 के लिए तिल्लियों की संख्या कितनी थी, n बराबर 1 के लिए 2 गुणा 1, क्योंकि 2 गुणा n है, n का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 2 तिल्लियाँ। n बराबर 2 के लिए तिल्लियाँ 2 गुणा 2 यानी 4 तिल्लियाँ। n बराबर 3 के लिए 6 तिल्लियाँ। ऐसे ही बच्चों हम जितने n का मान रखेंगे, n बराबर 11 के लिए कितना हो जाएगा, 2 गुणा 11 यानी 22 तिल्लियाँ। ठीक है बच्चों, अपन n का मान जितना चाहे उतना रख सकते हैं, उसके लिए हम आवश्यक तिल्लियों की संख्या 2 गुणा n का मान रखेंगे तो हमें आवश्यक तिल्लियों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। अब देखो आगे चर की अवधारणा। बच्चों चर क्या होता है, हमें बीज गणित में 2 अक्षर सुनने को मिलेंगे, एक तो चर और एक अचर। चर और अचर क्या होते हैं, तो बच्चों देखो सबसे पहले है चर राशियां। वे राशियां जिनका मान स्थिर नहीं रहता है चर राशियां कहलाती है, या ऐसी राशियां जिनका मान हमें प्रश्न में दी गई शर्तों के ऊपर निर्भर करे तो वे राशियां चर राशियां कहलाती है। जैसे बच्चों मैं बोलूँ x + 3 बराबर 7, यानी 3 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो यहाँ x क्या है, x का मान हमें पता नहीं है, लेकिन इसका मान इस शर्त पे निर्भर कर रहा है कि इस x में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हम 4 रखेंगे तो 4 और 3 मिलकर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। शर्त क्या थी कि इसमें 3 जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ऐसे बच्चों अगर हम x + 7 बराबर 10 करेंगे तो यहाँ x का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ 3 आएगा, क्योंकि 3 + 7 बराबर 10। तो x एक चर राशि है, इसका मान शर्तों पर निर्भर करता है, इसका मान 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो x का मान एक स्थिर राशि नहीं रहता, जिसका मान स्थिर नहीं रहे वह क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। जैसे बच्चों अभी हमने सूत्र निकाला था, आवश्यक तिल्लियों की संख्या l के लिए कितनी थी, 2n। तो यहाँ n क्या है, n एक चर राशि है जिसका मान हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग मान रख सकते हैं। n का मान स्थिर नहीं है, इसलिए n क्या है, एक चर राशि है। ऐसे बच्चों अचर राशियाँ क्या कहलाती है, जैसे बच्चों 3 7 2 4 इन राशियों का मान फिक्स रहता है, यानी ये राशियाँ कभी बदलती नहीं है, इसलिए ये सभी राशियाँ अचर राशियाँ कहलाती है। बच्चों समझ में आया सभी के। तो बच्चों आगे देखो, अब चरों के उदाहरण देखते हैं। चर के क्या क्या उदाहरण होते हैं। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर ABCD का कोई भी अक्षर हम उपयोग में ला सकते हैं, जैसे M L P X Y Z A B C D E F, कोई भी अक्षर से हम चर को दर्शा सकते हैं। तो चरों को किससे दर्शाया जाता है, ABCD के अक्षरों से। ठीक है बच्चों, इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब बच्चों एक उदाहरण देखो, स्कूल के बुक स्टोर से विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने गए। स्कूल में एक बुक स्टोर है जहां किताबें मिलती है, तो कुछ अभ्यर्थी वहां किताबें खरीदने गए। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 5 रुपए है। एक किताब कितने की है, 5 रुपए की है। अब मन्नू ने 5 किताबें खरीदनी है, अप्पू को 7 और सारा को 4 पुस्तिकाएं खरीदनी है। यानी मन्नू 5 किताबें लेना चाहता है, अप्पू 7 किताबें और सारा 4 किताबें खरीदना चाहती है। तो बच्चों प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, हमें क्या बताना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ, एक किताब का मूल्य कितना है, 5 रुपए। तो यहाँ तो लिख दिया हमने पुस्तकों की संख्या और यहाँ लिख दी रुपए। अब बच्चों एक नियम या सूत्र का हमें निर्माण करना है। तो सबसे पहले बताओ, एक किताब का मूल्य कितना है, 5 रुपए। 2 किताब का कितना हो जाएगा बच्चों, एक का 5 रुपए है तो 2 का हो जाएगा 10 रुपए, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं, तो 2 का हो गया 10 रुपए। बच्चों 3 किताब का 15 रुपए, 3 किताब का कितना आया, 15 रुपए। 4 किताब का कितना आ जाएगा, 20 रुपए। तो बच्चों अब 4 किताब का 20 रुपए मूल्य आ गया, तो हमें कुछ पैटर्न या कुछ श्रृंखला पता चल रही है। यहाँ देखो, एक का 5 रुपए है, यानी 5 गुना है। एक को 5 से गुणा किया तो 5 आएगा। ऐसे बच्चों 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गया, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आ गया, 4 को 5 से गुणा किया तो 20 आ गया। अर्थात अगर हम पुस्तकों की संख्या को 5 से गुणा करेंगे
तो हमें पुस्तकों की धनराशि पता चल जाएगी, यानी कुल पुस्तकों का मूल्य कितना है। जैसे 4 पुस्तकों का मूल्य निकालना है तो 4 को किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो 4 को 5 से गुणा किया तो 20 आ गया। इस प्रकार हमें एक श्रृंखला पता चल गई। तो बच्चों अगर हम 1 2 3 4 की जगह m पुस्तकें माने, कितनी पुस्तकें, m पुस्तकें माने, यानी हमें m पुस्तकें खरीदनी है, तो m पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 1 का 5 है तो m का कितना हो जाएगा बच्चों, 5m, यानी 5 को m से गुणा कर देंगे। बच्चों समझ में आया सभी के। तो हमें एक सूत्र पता चल गया कि पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5m, जहां m क्या है, पुस्तकों की संख्या। तो बच्चों देखो, तो कुल मूल्य किस प्रकार निकाल रहे हैं हम, 5 गुणा पुस्तकों की संख्या, 5 को पुस्तकों की संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो हमें राशि का पता चल रहा है। अगर पुस्तकों की संख्या तो m मान रहे हैं तो कुल मूल्य आ रहा है 5m। अब बच्चों हमें प्रत्येक की धनराशि निकालनी है, तो सबसे पहले मन्नू की निकालनी है। तो मन्नू की कितनी किताबें थी, मन्नू की किताबें हैं 5 किताबें, तो हम m की जगह 5 रख देंगे, तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 रुपये। तो मन्नू को कितने रुपए चाहिए, 25 रुपये चाहिए। ऐसे ही बच्चों अप्पू को कितनी किताबें चाहिए, 7 किताबें, तो m की जगह 7 रख देंगे, तो 5 गुणा 7 35 रुपये। और सारा की धनराशि कितनी है, सारा की धनराशि आ जाएगी 5 गुणा 4, क्योंकि किताबें कितनी चाहिए सारा को, 4 किताबें। तो बच्चों 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो बच्चों मन्नू, अप्पू और सारा तीनों की किताबों के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वो हमने निकाल ली। एक नियम, एक सूत्र बनाया हमने कि कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 5m के बराबर, जहां m क्या है, पुस्तकों की संख्या है। तो हमने तीनों की धनराशि निकाल ली। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब बच्चों देखो, किसी भी चर राशि का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है कि सरिता के कंचे अमीना के कंचों से 10 अधिक है। सरिता के पास जितने कंचे हैं ना, उनका मान अमीना के पास जितने कंचे हैं उनसे 10 अधिक है। तो बच्चों अगर हम अमीना के कंचों को x मान लें, हमें पता नहीं है कितने हैं, तो हमने एक चर राशि मानी कितनी, x, तो मानेंगे अमीना के कंचों को x से दर्शाएंगे, किससे, x से। तो सरिता के कंचे कितने हो जाएंगे, अमीना के कंचों से 10 अधिक, यानी अमीना के कंचे अगर x हैं तो x में अगर 10 जोड़ देंगे तो उनका मान किसके बराबर आ जाएगा, सरिता के कंचों के। इस प्रकार बच्चों हम एक समीकरण का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। चर की अवधारणा क्या है कि ऐसी राशि जिसका मान प्रश्न की शर्तों पर निर्भर करे और मान स्थिर ना रहे, तो वह राशियाँ चर कहलाती है, और चर राशियों से हम व्यंजक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बीज गणित पढ़ी, इसके अंदर चर अचर राशियों के बारे में जानकारी ली। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ आपको नियम और सूत्र बनाना भी आ गया होगा। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न। थैंक यू।